हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 7। ऑलरेडी हमने अराउंड आर्टिकल नंबर 25 तक कवर कर लिया था। तो आज हम लोग और 4 या 5 आर्टिकल देखने वाले हैं, 26, 27, 28, 29 एंड प्रोबेबली 30। एंड उसके बाद वाले सेशन में हम लोग और 4 आर्टिकल देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हमारा जो फंडामेंटल राइट का जो पूरा सेक्शन है, जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आई मीन आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, जो इतने दिनों से चला आ रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर अलग एक पर्टिकुलर पार्ट में मूव ऑन कर जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है? बेसिकली देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी इंस्टीट्यूशंस और एनी सेक्शन thereof shall have the right to all these things, राइट? तो बेसिकली क्या है, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन से बिलोंग करते हो और आपको अपना रिलीजन एक्सपैंड करना है, या फिर आपको एक लार्ज स्केल के लोगों को कैटर करना है अपने रिलीजन के बारे में, तो आप क्या करोगे? आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोलोगे, लोगों को इसके बारे में बताओगे, ठीक है? देन आप चैरिटेबल ट्रस्ट खोलोगे, आप अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए मतलब बहुत सारी चीजें खरीदोगे। एक आपका जो ओवरऑल एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बनेगा आपका, ठीक है? तो हम क्या क्या कर सकते हैं? टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ये हम लोग कर सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, वो भी इन इंस्टीट्यूशंस को राइट दिया गया है करने का। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, तो आप कुछ भी चीजें करो बट सारी चीजें इन अकॉर्डेंस विथ लॉ होनी चाहिए, यानी पब्लिक ऑर्डर, मोरेलिटी, ये सारी चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्टिकल 25 जो हमने पढ़ा था, वो क्या है? वो भी रिलीजन के बारे में था, बट वो इंडिविजुअलिस्टिक राइट था, राइट? मतलब हमारे देश में जैसे आप फोर्स नहीं कर सकते, इंपोज नहीं कर सकते रिलीजन। किसी को अगर मन कर रहा है तो वो किसी अपना रिलीजन चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है? तो वो उसका अपना फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 25 गारंटीज इंडिविजुअलिस्टिक राइट, बट आर्टिकल 26 गारंटीज rights of religion denominations or their section. In other words, it protects collective freedom of the religion, जो एक ओवरऑल जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करके वो रखता है, राइट? चलो, इसमें इतना ही था, ठीक है? तो कोई डाउट की बात नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे देखते हैं आर्टिकल 27। ये क्या बोलता है? फ्रीडम एज टू payment of taxes for promotion of any particular religion. So no person shall be compelled to pay any taxes in the name of the religion by the state. तो स्टेट किसी भी इंसान पे, किसी भी सिटीजन पे रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पे टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। तो यहां पे जैसे दिया हुआ है, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated in payment of expenses for the promotion and maintenance of any particular religion, ठीक है? और particular religion और या फिर उसका institution, right? In other words, the state should not spend the public money collected by way of tax for the promotion and maintenance of any particular religion. वैसे भी हमारा देश सेकुलर है, तो ना स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है, एज वेल एज कि स्टेट सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करता है, राइट? तो सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट करेगा, बट स्टेट खुद किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, ओके? दिस प्रोविजन prohibits the state from favoring, patronizing and supporting one religion over other. तो ये सीधी सी बात है, आप किसी भी रिलीजन के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते। दिस मीन्स दैट द टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन्स को मेंटेन करने के लिए या प्रमोट करने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो वो सही है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इस चीज को, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम एज टू आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस।
अब क्या बोला जाता है कि आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 4 टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशन होल्डली मेंटेन बाय द स्टेट, उसमें आप कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके आप बात नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन जिसमें जो सिर्फ स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है, बट एस्टेब्लिश हुआ है एंडाउमेंट या फिर ट्रस्ट, यानी राजा महाराजाओं ने पहले के टाइम पे या फिर जो भी बादशाह लोग थे उन्होंने वो ट्रस्ट कंटिन्यू किया। ठीक है, तो आजकल भी बिजनेसमैन वगैरह बहुत सारे ट्रस्ट चलाते हैं, तो उन्होंने शुरू किया था। अभी क्योंकि कोई देख रेख करने वाला है नहीं, तो एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट के द्वारा, राइट। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड। ओके, बाकी जो दो है इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन जिनको मिला है, या फिर इंस्टीट्यूशन जिनको स्टेट से एड मिलता है, ठीक है, जिनको स्टेट से एड मिलता है, तो उसमें क्या है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, बट इसमें कंसेंट लेना पड़ेगा आपको, राइट। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहां पे क्या है बोला है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। किसी भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन के पास उनका जो टेरिटरी है, उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उनके पास ये राइट होगा कि वो लोग इसको प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, मान लो लिटरेचर का हेल्प लेना पड़ेगा, बुक्स पब्लिश करनी पड़ेंगी, इंस्टीट्यूशंस खोलने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से वो लोग वाइड स्प्रेड कर सकते हैं अपने कल्चर और लैंग्वेज के बारे में। ओके, no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी सिटीजन को आप डिनाई नहीं कर सकते किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिसको स्टेट या स्टेट फंड्स के थ्रू एड मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, उसमें रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के बेसिस पे आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, राइट। ओके, उसके बाद क्या है, दिस फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, ये जो पहला प्रोविजन है ये एक ग्रुप के राइट को प्रोटेक्ट करता है, बट ये जो दूसरा वाला है वो एक पर्टिकुलर अगेन इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, एक सिटीजन के राइट को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या बोलता है, आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हमारे देश में दो तरीके की माइनॉरिटीज है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। हालांकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि माइनॉरिटीज वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है, ठीक है, गिवन है, बट इसका डिफाइन नहीं है माइनॉरिटीज वर्ड। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। However, the Supreme Court held that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only, because देखो ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही है, हालांकि ऐसा लिखा गया है, बट माइनॉरिटीज के लिए ही है ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ओके, this is because of the use of the word any section of the society in the article that include minorities as well as majorities। ठीक है, the term minority has not been defined anywhere in the constitution, right? okay, तो अब बात है कि अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप, ठीक है, फर्क आप कैसे कर सकते हो। अब फर्क कहां पे आएगा, फर्क आएगा जब हम लोग जाएंगे, अच्छा चलो इसको फिलहाल रखो। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट टू कंजर्व लैंग्वेज इंक्लूड द राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो करना है आप कर सकते हो। इवन जो इलेक्शन जब होता है, पॉलिटिकल स्पीचेस जो होते हैं, उसमें भी रिलीजियस चीजों पे बात करना, दिस इज अगेंस्ट कि इलेक्शन कमीशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उसके भी अगेंस्ट है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसके भी अगेंस्ट है। बट आप लैंग्वेज को लेके बातें कर सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज को लेके आप बातें कर सकते हो, उसको कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात है कि माइनॉरिटीज को मतलब एकदम कोर तरीके से कहां पे
कुछ राइट दिया जाएगा, आर्टिकल 29 में भी दिया जा रहा है, ठीक है, बट उसमें एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लिखा हुआ है, उसमें मेजोरिटीज को भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर माइनॉरिटीज चाहते हैं कि उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर, स्क्रिप्ट्स को वो लोग बचा के रखना चाहते हैं, वो लोग बुक्स वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग ये चीज कर सकते हैं। ओके, अब अगर उनके इंस्टीट्यूशन को स्टेट अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टेट अगर उसको लाइक हटाना चाहता है, अगर स्टेट उसको उस पे अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाहता है, द स्टेट शैल एंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इन सच as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause, ठीक है, तो उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर मेजोरिटीज मिलके एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं और माइनॉरिटीज मिलके एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, देखो अगर दोनों अगर इंस्टीट्यूशन खोलते हैं एंड दोनों के इंस्टीट्यूशन खोलने के प्रोसेस में कोई एक प्रॉब्लम आता है, तो मेजोरिटीज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, राइट, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, वो लोग उनको सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाना पड़ेगा। बट माइनॉरिटीज के बारे में क्योंकि एक फंडामेंटल राइट एकदम स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो उनका क्या होगा, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसी वजह से उनको क्या करना पड़ेगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनकी बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है, उनका केस लेना पड़ेगा। The state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. तो state admission देते टाइम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। Thus, the protection under Article 30 is confined only to minorities, religious or linguistic, and does not extend to any section of the society as under Article 29. तो यहाँ पे आर्टिकल 30 के अंदर माइनॉरिटीज को ही सिर्फ कंसेंट्रेट किया गया है, उन पे ही सिर्फ बात की गई है। However, मैंने पहले ही बोला, द टर्म माइनॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन है पर डिफाइन नहीं है। The right under Article 30 also includes the right of a minority to impart education to its children in its own language. अपने बच्चों को, अपने सक्सेसर्स को अपने लैंग्वेज में एडुकेशन वो लोग दे सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन, आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन होगा, उसमें फंडामेंटल राइट हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू एवरीवन।